नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बदल रहा है और एक नए जम्मू कश्मीर में हम पदार्पण कर चुके हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये बदलाव की हवा वो भी महसूस कर रहा है। और अगर सहकारिता की अगर बात करें, सहकारिता से समृद्धि की अगर बात करें तो निरंतर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में एक बदलाव नजर आया है, या यूं कहिए कि सहकारिता के क्षेत्र में एक नया दौर, नया युग देखने को मिला है। और यही कारण है कि अभी हाल ही में 70वां जो कोऑपरेटिव वीक मनाया गया है, माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी ने इस पर बात की है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का उन्होंने बखान किया है कि जम्मू कश्मीर में खासकर कोऑपरेटिव के क्षेत्र में एक बदलाव निश्चित तौर पर सामने आया है। क्या है बदलाव और किस प्रकार न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि जो बदलाव की हवा है सहकारिता के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर में महसूस की जाएगी, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर मैम यशा मुदगल जी बैठी हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। और जब से इन्होंने पदभार संभाला है, यह माना जा रहा था कि एक डिफंक्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं जो उस वक्त सांसें ले रहा था, आज कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री भुवनेश परगाल जी, जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, एक यंग ब्लड हैं और कहीं ना कहीं किस प्रकार एक युवा के आने से एक बदलाव में और भी गति मिल पाएगी, उसका आप वर्णन करेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री विक्रांत डोगरा जी बैठे हैं, जो चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के। उसके अलावा आप चेयरमैन हैं उन्नति एग्री एलाइड एंड मार्केटिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड के। पिछले कई सालों से खासकर कोऑपरेटिव के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं कि जो सहकारिता है, सहकारिता से समृद्धि की तरफ सार्थक शब्दों में कहीं ना कहीं उसका वर्णन किया जा सके। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री सीए प्रदीप गंडोत्रा जी, जो यूँ तो चेयरमैन हैं जम्मू सिविल सोसाइटी के। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की आवाम की आवाज़, उसकी नब्ज़ को बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मैम, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह मैंने कहा कि आपके आने से पहले कहीं ना कहीं सांसें बढ़ रहा था, ये डिपार्टमेंट डिफंक्ट था, लेकिन पिछले 2 सालों में एक मूलभूत परिवर्तन खासकर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में नजर आया है, जिसका वर्णन माननीय एलजी महोदय साहब ने भी किया। क्या कहेंगी मैम? इट्स गुड टू हियर, अच्छा लगता है सुन के कि ऐसी एक वाइब्रेंस जम्मू कश्मीर यूटी में अब फील की जा रही है। सो 2-2.5 साल पहले कोऑपरेटिव्स का जो सेक्टर 80 के दशक में अच्छा होता था, कोऑपरेटिव्स का बहुत अच्छा स्कोप था जम्मू कश्मीर में, लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजंस ये धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होता गया और थोड़ा सा dwindle हो गया। और कोऑपरेटिव बेसिकली देखिए, इट्स नॉट अ डिपार्टमेंट, it's not even a sector. Exactly. It is actually a movement. Very true. तो जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी हिंदुस्तान के जितने भी ऐसे स्टेट्स या यूटीज़ हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव्स ने बहुत अच्छा किया है, वहाँ पे इट हैज़ बिन अ सक्सेस बिकॉज मूवमेंट के फॉर्म में टेकअप किया गया है। जहाँ पे लोग जैसे कि आज़ादी के मूवमेंट से जुड़े थे, उस तरीके से जब जुड़ जाते हैं तो ये मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल होता है। सो जम्मू कश्मीर में वो पीपल ओरिएंटेड मूवमेंट के तौर पे ये नहीं डेवलप हो पाया, तो पिछले 2-3 डेकेड्स में ये dwindle होता रहा और कंस्ट्रक्ट होता रहा। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ अ न्यू एरा, माननीय मनोज सिन्हा जी ने जब टेक ओवर किया जम्मू कश्मीर को, और 2-2.5 साल पहले व्हेन वी टुक ओवर दिस डिपार्टमेंट, तो हमने यही रियलाइज़ किया कि इसका पोटेंशियल और स्कोप बहुत ज़्यादा है और बहुत वाइड है। और देखिए, किस्मत की बात होती है कि जिस समय 2021 में आई जॉइंड इट, तो उसी समय जुलाई 2021 में एक मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे बन गई। पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट होता था, फिर ये उससे सेपरेट होके एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाया जाना इन द सेंटर, वो एक बहुत बड़ा मैसेज था। और उससे भी बड़ा मैसेज जो पीएम साहब का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि कोऑपरेटिव्स के सेक्टर में हम इतने लोगों को जोड़ें, और कोऑपरेटिव्स का कंट्रीब्यूशन जो नेशनल लेवल पे करीब 2 साल पहले 20% था, उसको हम विद इन अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स 40% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव्स का ले जाएं। उस विजन के साथ वो चले, एंड श्री अमित शाह जी को कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्हीं को कोऑपरेशन का मिनिस्टर भी बनाया गया। तो एक कंट्री में एक बहुत ही क्लियर मैसेज
दिया जा रहा था कि कोऑपरेटिव्स के सेक्टर को अब बहुत ज़्यादा फोकस्ड अटेंशन के साथ डेवलप करने की ज़रूरत है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा इगैलिटेरियन है और इक्विटेबल है। इसमें जो एक डिस्पैरिटी होती है कि कुछ लोग मुनाफा कमाएंगे और कुछ जो है मुनाफे से बाहर रहेंगे, वो डिस्पैरिटी नहीं होती है। कोऑपरेटिव्स के जितने मेंबर्स होते हैं, जो कुछ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कमाती है, वो सब सारे मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो इट्स मोर इगैलिटेरियन। तो प्राइवेट सेक्टर जो एक कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट करता है, दूसरी तरफ जो कोऑपरेटिव्स का आइडिया है वो इकोनॉमी को भी प्रमोट करता है, लेकिन कैपिटलिस्टिक फॉर्म में नहीं, इन अ मोर इक्विटेबल इगैलिटेरियन सोशलिस्टिक फॉर्म। सो इंडिया के लिए आई थिंक ये बेस्ट मॉडल है और इसीलिए जम्मू कश्मीर ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ने जो जो प्रोग्राम्स बताए उनमें तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अपने ओन लेवल पे भी आगे जब बात होगी तो हम बताएंगे कि यूटी ने अपने ओन लेवल पे बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिनकी वजह से हमारा जो सेक्टर है यूटी का, वो पिछले 2 साल में 26% से ग्रो किया है। जो हमारा जीडीपी ऑफ जेएनके में कंट्रीब्यूशन था, वहाँ से हम 26% ऐड कर चुके हैं 2 साल में। और मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से अब डेवलप हो रहा है, तो हम इसको बहुत तेज़ी से ग्रो होता देखेंगे आने वाले समय में। मैम, जिस तरह आपने कहा कि केंद्र में भी, और ये दिखाता है कि केंद्र सरकार भी सीरियस है खासकर इस कोऑपरेटिव के लिए, और सहकारिता से समृद्धि की अगर बात करें, जो मंत्र दिया गया है और उसकी बयार में जम्मू कश्मीर भी बहता नज़र आ रहा है। नोने जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और खासकर किस प्रकार जो जिस पर मैम ने कहा कि ग्रोथ हो रही है, पोटेंशियल स्कोप को एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये एक डिपार्टमेंट नहीं, एक मूवमेंट है, और इस मूवमेंट में जम्मू कश्मीर बहता नज़र आ रहा है पिछले कुछ समय से। क्या कहेंगे, क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार सोसाइटीज़ के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए? जब मैं भी इस डिपार्टमेंट में 1 साल पहले आया था, तो उससे पहले कभी कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में सुना नहीं था, ना ही मुझे ज़्यादा नॉलेज था कि व्हाट एग्जैक्टली गोज़ इनटू कोऑपरेटिव मूवमेंट। हम किताबों में तो पढ़ते हैं जब तैयारी करते हैं, तो आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट कोऑपरेटिव मूवमेंट, बट जो वो वाइब्रेंसी थी मूवमेंट की, कभी मैंने पर्सनल लेवल पे कभी आई नेवर फेल्ट इट, एंड मैंने कभी देखी भी नहीं। बट आफ्टर वी जॉइन द डिपार्टमेंट, उसमें जो प्रयास चल रहे थे कि कैसे जो है प्राइमरी लेवल पे सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनका काम है, वो देखने को मुझे मिला। और यही 1 साल में मैंने यही सीखा है कि जो ये मूवमेंट है, ये टॉप्स डाउन मूवमेंट नहीं है कि ऊपर से कुछ भी थोपा जाए इस मूवमेंट में या कुछ भी किया जाए तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहेगी। नीचे से मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, और वही हमारी मैम की गाइडेंस में हमने किया है कि सबसे पहले तो लोगों को बताएं, अवेयर करें सेक्टर के बारे में, अवेयर करें मूवमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली क्या है मूवमेंट, क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर, कि इसमें आने से आपको क्या फ़ायदा होगा। नहीं तो लोगों का यही रहता था कि पहला क्वेश्चन जब हम किसी को भी अवेयर करने जाएं, तो द फर्स्ट क्वेश्चन यूज्ड टू बी कि हमें क्या फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली। तो उस मैम की गाइडेंस से और काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स की गाइडेंस से हम वो लोगों को बता पाए कि क्या गाइडेंस, क्या आपका फ़ायदा है इस मूवमेंट में आने से। जैसे मैम ने 2 वर्ड यूज़ किए, इक्विटेबल है मूवमेंट और एगैलिटेरियन है मूवमेंट, कि सबका फ़ायदा, सबकी समृद्धि। तो ये लोगों को अवेयर कर पाए हम इस मूवमेंट के ज़रिए, और इसी से हमने जो जहाँ से मैं आता हूँ सांबा ज़िला में 1 साल में हमने कम से कम भी 100 कोऑपरेटिव्स जो है वो नई फॉर्म की, और आज वो 100 की 100 कोऑपरेटिव्स चल रही हैं और काफ़ी अच्छे से जो है अपने मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ़ायदा दे रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आ रहा है। और विक्रांत जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और जो मंत्र इस वक्त जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहा है, खासकर चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या जम्मू कश्मीर में, मैम ने जिस तरह इस डिपार्टमेंट को एक विजन दिया है, उसका परिणाम हम सबके सामने है, क्या कहेंगे? विवेक जी, मैं सबसे पहले आपका थैंक्स करूंगा, बिकॉज कोऑपरेटिव की डिस्कशन को मासेस तक पहुंचाना ये भी इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आई थिंक जब सेक्रेटरी मैडम बोल रहे थे तो उन्होंने एक कुछ पीरियड का जिक्र किया। जुलाई 21 की बात हुई। कॉपरेशन मिनिस्ट्री अगर डेडिकेटेड थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी मार्च 2021 में हमें डेडिकेटेड मिला। अदरवाइज एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के एंड फार्मर वेलफेयर जब तक कोऑपरेशन पहुंचता था हमारी बारी ख़त्म हो जाती थी। तो वो तवज्जो, जिसे एक अटेंशन की बात कहूँगा, सीरियसनेस, वो हमें सीरियसनेस मिली। और मैं इसका एक आई विटनेस इसलिए हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा एग्रीव्ड था इसको लेके।
आप समझें कि 2017 से 21 तक हम जितने भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के बाद कहें या एलजी साहब से बात कहें, तो हमारे काफ़ी सारे डेपुटेशन उनके पास जाते थे कि वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव को बचाइए, कोऑपरेटिव को बचाइए। तो उसी लाइन में हमें ये रिवॉर्ड मैं कहूँगा मिला था, और हमने एक बड़ी कॉन्शियस और एक हेजिटेंट अप्रोच की थी। जून जुलाई का महीना 2021 का तो एक हेजिटेंट और कॉन्शियस अप्रोच थी। उस कॉन्शियस अप्रोच के साथ हमने अपना 68th कोऑपरेटिव वीक मनाया, जिसकी लीड ऑब्वियसली मैडम ने ली थी। तो हमने कहा कि पहले इसको सरफेस किया जाए, माइनस से ज़ीरो पे तो आए, एक दो पॉजिटिव गिनती बाद में स्टार्ट हो। तो 68th कोऑपरेटिव वीक में जब चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब आए, तो एक लंबी चौड़ी हमें एक नसीहत दी गई थी, और उस समय एलजी साहब ने कहा कि आप पुरानी बातों को भूलिए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखना है। सो आज मैं 68th के बाद 69th जब कोऑपरेटिव वीक हमने किया, तो हमें लगा हमने अपनी हाइट को टच किया। लेकिन मैं सेक्रेटरी मैम को और इनके डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि जब 70th कोऑपरेटिव वीक अभी ऑलरेडी आई थिंक वीक ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। सो जब इसकी आउटकम हमने पहले दिन देखी, तो आई थिंक अब तो एलजी साहब ने के जो पहले शब्द थे उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि अब हम कहेंगे कि दिस सेक्टर हैज़ बीन रिवाइव्ड। तो वो अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन देता है कि 24 महीने के अंतराल के अंदर अगर एक सेक्टर जम्मू कश्मीर जैसी मिलिटेंसी प्रॉन स्टेट के अंदर, जहाँ पे प्रायोरिटीज़ जाने बचाना, लोगों को पहले तो आपको पाकिस्तान की फायरिंग से बचाना है, वो सारे इश्यूज़ के बीच में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जब इमर्ज होके आती है, तो उसकी एक डिफरेंट रेलिवेंस बन जाती है। और आज पूरा देश देख रहा है, जब दिल्ली में इसकी न्यूज़ बनती है तो वो कहते हैं फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है कोऑपरेटिव मूवमेंट में, तो ये एक दिल को तसल्ली देती है बात। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी सांबा का जिक्र हुआ, सिर्फ सांबा नहीं, सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तकरीबन बराबर कोऑपरेटिव्स प्रमोट हो रही हैं, और सारे सेक्टर्स में। इसमें अभी डेयरी लीडिंग होता था, एग्रीकल्चर सेकंड नंबर पे आ रहा है, टूरिज़्म, और आप समझें कि हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट की कोऑपरेटिव्स, स्पोर्ट्स की कोऑपरेटिव्स, हम कोई एक सेक्टर छोड़ नहीं रहे। अभी तकरीबन हर सेक्टर से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, और यूथ और विमेंस का आना इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि जैसे ये नीड ऑफ द आवर है, आप देखें कि कैपिटलिज्म को हम सारे कहते हैं ये बुरा है, लेकिन 70-80% हमारी इकॉनमी को कैपिटलिस्ट इकॉनमी ही रन करती है। और उस कैपिटलिज्म का आंसर है, ये रिवोल्ट नहीं है, आंसर है हमारी जो भारतीयता है, जिसे हम इंडिया टू भारत की बात करते हैं। कैपिटलिज्म के अंदर आप देखें कि वहाँ पे वेल्थ एक्सपेंशन की बात होती है, कि आपने पैसा ही जमा करना है, पैसा ही कमाना है। यहाँ पे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, पैसा तो कमाना है, लेकिन विद केयरिंग एंड कंपैशन। वहाँ पे आप डेवलपमेंट और जो फार्मर वेलफेयर है, या जो मेंबर्स का फिज़िकल मेंटल उनकी ग्रोथ है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो इस चीज़ को हमारे इस समय सोसाइटी की ज़रूरत है, जो हमारे सोशल फैब्रिक को इसकी ज़रूरत है। और इसी बीच में हम देखेंगे कि जहाँ पे प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव्स का विकास हुआ, वहाँ पे अब अंडर द लीडरशिप ऑफ सेक्रेटरी मैम हम देख रहे हैं कि पहली बारी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को जम्मू कश्मीर हेड किया। दिल्ली में हमारी बात हो रही है, दिल्ली में 3 नई फेडरेशंस बनी है, नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेशनल सीड कोऑपरेटिव फेडरेशन और नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो उसकी मेंबरशिप के लिए भी एक अच्छी खासी मोबिलाइजेशन हमारे में हो रही है। सो आप समझें कि प्राइमरी टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू यूटी लेवल और यूटी टू नेशनल लेवल, अब इस सारे लिंक को जोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए मैं डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दूंगा, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो गया है, और आई थिंक आने वाले दिनों में हम इसमें काफ़ी सारी ग्रोथ देखेंगे। गणोत्सव साहब, किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि ना केवल अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, रियल सेंस में एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव के माध्यम से नज़र आ रही है, क्या कहें? एम्पावरमेंट तो सबसे पहली बात है, क्योंकि जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स में एक्सप्लॉइट किया जाता है प्रोड्यूसर को, ग्रोअर को, और जो सप्लायर है वो सबसे चीपेस्ट उन्होंने लेना है, और कंपटीशन करवा के ऐसे सिस्टम से काम करना है कि दे हैव टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। कोऑपरेटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक है। बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि मास्टर एंड सर्वेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। डे वन द पर्सन बिकम्स द ओनर ऑफ द बिजनेस।
आप रिमोट एरियाज़ की बात करें जहाँ की लेडीज़ जिनको हमारी स्टेट पर्टिकुलर है, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी की बात है तो कन्याकुमारी में वो चैलेंजेस नहीं हैं जो कश्मीर में हैं। हमारा जो एरियाज़ हैं वो इतने डिफ़िकल्ट हैं। मैंने खुद विज़िट कुछ ऐसे एरियाज़ किए हैं जहाँ की ये पता चलता है कि साल में 4 महीने तो यहाँ गाड़ी ही नहीं आती है। कनेक्ट नहीं। पाडर एरिया में आप चले जाइए, श्रीनगर के रिमोट एरियाज़ में जाके आप देख लीजिए, यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं। मैं यूथ हॉस्टल का प्रेसिडेंट था, हम कई बार ट्रैकिंग पे जाते थे, ऐसे एरियाज में लोग बोलते हैं यहाँ गाड़ी नहीं आती है 4-4 महीने। तो ऐसे एरियाज़ में कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बैंक, प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक कभी वहाँ ब्रांच खोलने की बात नहीं सोचेगा। जो वहाँ खोलते हैं, क्या उनको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको थोड़ी सी पैशन की ज़रूरत नहीं है? तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी उनको कंपैशन की ज़रूरत नहीं है कि उसमें अगर वो पैरामीटर्स में, क्योंकि हम SLBC, आई वॉज डायरेक्टर J&K बैंक एज नॉमिनी ऑफ RBI, तो हम SLBC जब डालते थे, जैसे इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव एंड में आता है, तो वहाँ कोऑपरेटिव की बात ही नहीं करते थे। 2-3 बार हमने RBI के लोगों से, हम बॉम्बे भी एक बार गए थे, मेरा थोड़ा सा इसलिए कॉन्टैक्ट रहा बिकॉज फ्रॉम 85 to 90 आई वॉज ऑडिटर फॉर जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो मुझे बड़ा शौक था, बड़ा अच्छा लगता था कि ये बैंक्स ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ कोई ना जाए, और वहाँ पे काम करके अगर ये फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, 30 साल प्रॉफिट नहीं कमाया, उसकी वजह में मैं अलग से जाऊँगा, क्योंकि CBS नहीं किया। किसी को ये विजन ही नहीं आया कि आज का बैंक ब्रांच में नहीं चलता, आज का बैंक सिस्टम में चलता है। स्विस बैंक बहुत सारे ऐसे हैं जो बेंगलोर में चल रहे हैं, वहाँ नहीं चल रहे, वहाँ बैंक ही नहीं है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ उनके जो टॉप मैनेजमेंट है वो 4 लोग बैठे होंगे, बाकी सब लोग जो उनके वो रिमोटली बेंगलोर हैदराबाद में काम कर रहे हैं या अमेरिका में किसी IT कंपनी में काम कर रहे हैं। तो बैंकिंग का सिस्टम, अब वो बैंकिंग का सिस्टम नहीं रह गया कि ब्रांच में बंदा आएगा, वो मैनेजर से चाय पिएगा और उसके बाद फॉर्म भरेगा और अकाउंट खोलेगा। अकाउंट ओपनिंग से लेके, मनी ट्रांसफ़र से लेके, लोन सैंक्शन से लेके, लोन ये रीपेमेंट से लेके रिकवरी तक सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ऑनलाइन होने के बाद हमें 30 साल क्यों लगे, ये मैं पूछना चाहूँगा गवर्नमेंट से। पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स आई, 1-2 बार ऐसा भी हुआ, हमें पता चला कि वहाँ से फंड्स आ जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ से 20% नहीं डाला जाता था, तो बैंक बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गए थे। कि डिपेंड करता था कि चेयरमैन कौन है, उससे डिटरमाइन होता था कि अगले साल स्टाफ को सैलरी मिलनी है या उनको नारे लगाने पड़ेंगे। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी वाइब्रेंट यहाँ चलती थी, क्योंकि यहाँ के इश्यूज बड़े अलग हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स कोऑपरेटिव्स थी, यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र के लिए वो था, इफ़को ने बड़ा उनको सपोर्ट किया और बड़ी वाइब्रेंट। मैं आप सांबा की सर बात कर रहे थे, सांबा को अगर आप लोकल, मैं मैम को बताना चाहूँगा, शीटों वाला शहर कहते थे। और शीटों वाला शहर क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर में घर घर में वो उनको पहले कॉटन दिया जाता था, वो लेडीज़ फिर बना के वापस वहाँ देने आती थी। मैंने उनके ऑडिट भी किए हुए हैं। सांबा में इतना वाइब्रेंट था कोऑपरेटिव सेक्टर। मिल्क का जो सिस्टम था वो भी एक टाइम पे अच्छा चल रहा था, बीच में ख़राब हो गया, अब दोबारा रिवाइव हुआ है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। बैंकिंग सेक्टर का बाकी किसी स्टेट में वो चैलेंज नहीं है कि पुंछ के किसी पहाड़ के ऊपर ब्रांच खोलनी है, जिस ब्रांच में आपको डिपॉजिट तो आना नहीं है, जिस ब्रांच में आपका कोई वर्क तो होना नहीं है, लेकिन आपने उस ब्रांच को खुला रखना है। और उसको लुक डाउन अपॉन, जब बैंकर्स कमेटी मीटिंग होती थी, उसमें कोऑपरेटिव का चैप्टर जब आता है, कहते इसमें क्या करना है, इसमें तो है ही नहीं, NP है। तो उस दिन मैं LG साहब वाले प्रोग्राम में आया हुआ था, मेरा बड़ा मन खुश हुआ कि एक हमारा अनंतनाग कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 6% पे आ गया है और वो इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद दोबारा वो RBI लाइसेंस उनको मिलेंगे और दोबारा वो बैंक चलेंगे। और हम जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं, जो हमें लूटते हैं, जो हिडन चार्जेस लगाते हैं, सर्विस सिर्फ सिटी में देते हैं, वो बोलते हैं बाहू प्लाजा के आगे ब्रांच नहीं खोलेंगे। भाई बाहू प्लाजा के आगे लोग नहीं रहते हैं। मतलब जम्मू में भी अगर न्यू प्लाट में ब्रांच खोलनी है तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। वो बोलते हैं यार वहाँ कौन जाएगा, कि वहाँ लोग, हमारा तो जो सिटी ही स्टार्ट होता है वो मुझे लगता है कहीं पहाड़ों से ही स्टार्ट होता है। सिर्फ जम्मू ही हमारा एक प्लेन है मैम। अगर आप जम्मू का भी अगर आप
जो हमारा पैलेस है उसके आगे का आप देखें नगरोटा वाली साइड, इट्स ऑल हिल्स। Jammu division is 70 to 80% Yes, hilly ma'am. terrain. Yes, The ma'am. entire division is तो hilly. वो हिल्स का तो असली चैलेंज है, हिल्स में तो कोऑपरेटिव की जरूरत है। इवन यूरोप में मैं गया हुआ था, एक हैरिस ट्वीट के नाम से कोऑपरेटिव है। आई बॉट अ जैकेट फॉर 55,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। वो सेम यहाँ कोऑपरेटिव में वही सेम कंसल्टेंट आया था 80s में, हैंडलूम कॉर्पोरेशन में आई वाज ऑडिटर। वो कोऑपरेटिव में उन्होंने डेवलप किया था हेरिनबॉर्न और वो डिज़ाइन सारे, वहाँ का कंसल्टेंट इंडिया आया था और उसने वो डिज़ाइन यहाँ दिए थे। और यहाँ की जो ट्वीट बनती थी कोशिश के नाम से, वो ट्वीट इन बिटवीन कहीं प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आ गई, कोई गवर्नमेंट में फंक्शनरी ऐसे आ गए, उनको कहा इसकी क्या ज़रूरत है, इसको बंद करो। जैसे एग्रीकल्चर के साथ लास्ट में कोऑपरेटिव था, तो लास्ट तक तो मीटिंग चलती नहीं है, उसके बाद आधी मीटिंग क्लोज हो जाती थी, उनको ना फंड्स मिलते थे और ना उनको ओरिएंटेशन मिलती थी। फिर कुछ लोगों ने गलती भी की होगी। अब जैसे जैकफेड में अगर 4 लोगों ने चोरी की, अगर कैंसर एक पार्ट में, उसको काट के फेंक दो, जैकफेड क्यों बंद कर देना। या बैंक, अगर एक बैंक में फ्रॉड हो गया, फ्रॉड तो इंडिविजुअल करेगा ना, बैंक तो फ्रॉड नहीं करेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम जब एलजी साहब से मिलेंगे, वी विल टेक दिस मैटर टू हिम इन ए वोकल वे थ्रू सिविल सोसाइटी, थ्रू अदर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, दैट any organization should not be punished for fault of one person. अगर गवर्नमेंट की माइट है तो उस आदमी को पकड़ो, उसको जो भी सजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिल सकती है उससे डबल दो, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद मत करिए। मैम, 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो मंथन आपने सबका सुना, बदलाव निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट में आया हुआ है, कोऑपरेटिव में आया हुआ है, कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, क्योंकि पिछले 69th कोऑपरेटिव वीक का जिक्र किया, 366.91 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ किए गए 3 बैंक्स में, वो आज के परिणाम हम सबके सामने हैं। उसके अलावा युवा सहकार की अगर बात करें, किस प्रकार युवाओं को रोपण किया जा रहा है, उन्नत बहन स्कीम, उनके माध्यम से क्या क्या नए इनिशिएटिव, क्योंकि बॉर्डर टूरिज्म की अगर बात करें उसको भी लाया जा रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त? हमने जो कुछ भी पिछले 2.5 साल में मैंने यहाँ किया है वो सब इनिशिएटिव का ही बात है। एग्जैक्ट, बिकॉज उसके पहले तक वो डॉर्मेंसी में था सेक्टर। तो हम तो यही मानते हैं कि चाहे भारत सरकार की स्कीमें हैं, चाहे हमने जो यहाँ पे खुद कोशिश करके मेहनत करके पूरी टीम ने जो भी काम किया, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इनिशिएटिव, बिकॉज वो इनिशिएशन ही था। बिकॉज व्हेन आई टुक ओवर आई रियलाइज दैट व्हेन आई टुक द फर्स्ट रिव्यू आई हैड नोबडी टू टेल मी एनीथिंग दैट वी वर आइदर डूइंग और वी वर सपोज टू डू। मतलब ऐसा कोई नहीं था डिपार्टमेंट में जो ये बताता कि हम ये करते हैं और आगे हमें ये करना है। जो हमें करना होता था रजिस्ट्रेशन, विच इज़ वन ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, वो तक नहीं हो रहे थे। जब मैंने रिव्यू लिया तो पिछले 3 साल में 19, 20, 21 और उसके भी पहले 0 रजिस्ट्रेशंस डिपार्टमेंट में हुए थे। तो जब मैंने कुछ सवाल किया या मैंने पूछा, तो उस वक्त हमारे जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी थे, उनमें एक इनर्शिया महसूस हुआ मुझे, कि ये आराम की जगह है, यहाँ रिलैक्स करना है। जिसको बहुत टफ या वैसा पोस्टिंग नहीं चाहिए होता था, वो कहता था मुझे सर कोऑपरेटिव्स में लगा दीजिए, और वैसा किया जाता था कि अच्छा ये काबिलियत के हिसाब से या जिसको कहना चाहिए इच्छा शक्ति के हिसाब से काम में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, या इनको किसी रीज़न से बहुत लंबी छुट्टी चाहिए तो इन्हें कोऑपरेटिव्स में लगा दीजिए। सो आई स्टार्टेड विद लिटरली नथिंग। आई डिड नॉट हैव अ जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग। सो इनिशियली मुझे जितनी भी भारत सरकार की स्कीम्स थी या जिन पे हम काम करना चाहते थे, उन स्कीम्स पे काम करने के लिए आई हैड नो सीनियर ऑफिसर in the secretariat to work with, and of course I cannot sit and draft each and every word of each and every file. I need people, I need a team. वो नहीं थे। उसके अलावा फाइनेंशियल जो कह रहे हैं, बैंक्स मिसमैनेज थे, सोसाइटीज़ मिसमैनेज थी, कॉन्फेड 20 साल पहले बंद हो चुका था, जैकफेड रिसेंटली वाइंड अप हुआ था, बट सरप्राइजिंगली आई डिड नॉट हैव अ डायरेक्टर फाइनेंस. The department did not have a director finance. So to understand the bank functioning, to develop the performas, because
सरकारी बोर्ड जो जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इन तीनों बैंक्स में गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बोर्ड बैठा था एंड आई गॉट टू नो द डे आई टुक ओवर दैट आई एम द चेयरपर्सन ऑफ दीज 3 बैंक्स. सो मुझे तो बेसिक डेटा इकट्ठा करने में भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा. अल्टीमेटली थैंक्स टू द देन फाइनेंस सेक्रेटरी, I walked up to him, Shri Atal Dullu ji, and I requested him that sir, ना मेरे पास जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग है, ना मेरे पास डायरेक्टर फाइनेंस है, अगर हम सेक्टोरल रिवाइवल की बात करें तो करें कैसे. तो शुरू में तो मुझे डिपार्टमेंटल स्ट्रेंथनिंग में अपना समय देना पड़ा. उसके बाद मेरे पास बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी रजिस्ट्रार्स नहीं थे, डीआरजी नहीं थे. हमारा जो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज ऑफिसर होता है वो डीआर होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी होती है इम्प्लीमेंटेशन में. फिर हमने रिक्वेस्ट करके कुछ डीआरस हमारे नए आ गए, उन्होंने ज्वाइन किया. फिर हमने एलजी साहब से गुजारिश की तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमको एक अच्छी टीम असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स की दी. सो आप देखें कि शुरू में मेरा बहुत सारा फोकस तो डिपार्टमेंट में जो गैप्स एग्जिस्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वो फिल करने में मुझे हाफ अटेंशन पे करनी पड़ी. माई अदर हाफ अटेंशन वॉज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स और हमारी अपनी नई कोशिशें जो हैं वो टेक ऑफ करें. इस वीक में मैं बताना चाहती हूँ कि आपने कहा कि 69th कोऑपरेटिव वीक में, इसकी शुरुआत 68 से करते हैं. सो जब 68th कोऑपरेटिव वीक आने वाला था तो मैंने पूछा कि हर साल इसमें क्या करते हैं आप लोग. सो मेरे उस समय के आरसीएस साहब ने कहा कि मैम इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, वो मेरा दफ्तर है तालाब तिल्लो में कहीं, तो वहाँ हम झंडा फहराते हैं. तो मैंने कहा कौन झंडा फहराता है? तो उन्होंने कहा हम ही कर लेते हैं, कभी कभार सेक्रेटरी साहब का मन होता था तो वो भी आ सकते हैं, तो मैम आप. तो मैंने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. और तब तक क्योंकि मिनिस्ट्री भी कोऑपरेशन की बन चुकी थी, मैंने कहा भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री बन गई है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हिमसेल्फ श्री अमित शाह जी इज हेडिंग इट. आई थिंक द सेक्टर हैज सडनली बिकम इम्पॉर्टेंट. मैंने कहा हमें 68th कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें माननीय मनोज सिन्हा जी को, जो हमारे एलजी हैं, उनको यहाँ पे लाना चाहिए. तो द टीम सेड कि मैम वो आएंगे. मैंने कहा हम कोशिश करेंगे, तो बाकी जैसी प्रभु की इच्छा. तो हम माननीय एलजी साहब के पास गए और हमने रिक्वेस्ट करी कि सर हम ये मना रहे हैं, और पहला हमारा फंक्शन टीचर्स भवन गांधीनगर में हमने किया. तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और बोला कि यशा इफ़ दिस इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड आई वुड लव टू प्रिजाइड ओवर, एंड मैं डेफिनेटली आऊँगा, मैं प्रिजाइड ओवर करूँगा. तो एलजी साहब ने हमारा वो फंक्शन प्रिजाइड ओवर किया और उस वक्त मेरी टीम को ऐसा लगा कि ओहो, ऐसा भी हो सकता है कि एलजी साहब डायरेक्टली हमारे फंक्शन में प्रिजाइड ओवर करने आ सकते हैं. तो हमने धीरे धीरे शुरू के 6 महीने में टेक ऑफ किया. हम, जैसा कि विक्रांत जी ने बोला कि माइनस में थे, हमारी कोशिश थी 0 पे आए. बैंक्स पे हमने सबसे बड़ा फोकस किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात की थी सेक्टर की, उसमें 85% हिस्सा अभी भी मेरे बैंक्स का है. जो हमारे 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्लस माइनस उनका जोड़ के, सोसाइटीज़ का प्लस माइनस जोड़ के, हमारा 85% जो हिस्सा जो हम जनरेट कर रहे हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन का, वो बैंक से आ रहा है. सो टू गेट डीप इनटू द बैंक्स एंड सी की प्रॉब्लम कहाँ है, उसमें हम घुसे. तो आपने कहा कि 69th कोऑपरेटिव वीक के समय हमने अनाउंस कराया कि हमें जो रिकैपिटलाइजेशन है 366 करोड़ का वो मिला, और आपने कहा जिसकी वजह से बैंक्स जो है इम्प्रूव हुए. ना, दैट इज़ ओनली 50% पार्ट. 50% मदद हमें ज़रूर इससे मिली, लेकिन द रेस्ट 50% वेयर इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट वर एट अ लॉस वॉज 100% ऑलमोस्ट. ये तीनों डीसीसीबीज़ की कोई 150 ब्रांचेस हैं, सारी लॉस में थी. वहाँ से हम चले. उन ब्रांचेस को प्रॉफिटेबल बनाने में इस रिकैपिटलाइजेशन का कोई रोल नहीं था. उसके अलावा हम तीनों बैंक्स के मिलाकर के एनपीए उस समय थे, इन बैंक्स की जितनी नेट कैपिटल है उसका 38% हिस्सा जो था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था. वहाँ से हम चले 38% पे, उसको हम इस समय 21 पे लाए. अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के केस में हम उसको 17% से अब 6% ग्रॉस पे ले आए हैं, 3% नेट पे ले आए हैं. जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के केस में हम उसको 38% से 23% पे ले आए हैं, और बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के केस में हम उसको
59% से इस समय 33% पे लेके आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की रिकवरीज इफेक्ट की गई हैं इन अ पीरियड ऑफ 2.5 years। 120 करोड़ रुपए हमने इन तीनों बैंक्स के मिला के एनपीए के फॉर्म में वो वापस लाए हैं। सो इट इज़ नॉट ईजी। जो आपका एनपीए डिक्लेयर हो चुका है, आप जाइए बैंक से पूछिए कितना डिफिकल्ट होता है एनपीए को रिकवर करना। सो ये जो हमने काम किया एनपीए रिकवरी का, और उसके बाद जो हमने किया, हमने देखा ये बैंक्स लोनिंग ही नहीं करते थे। इन्हें लगता था कौन मेहनत करे, कौन लोन करे, हम तो वैसे ही लॉस में चल रहे हैं, क्या टर्न अराउंड होगा। जब सरकार एक दिन हमें 500 करोड़ रुपए देगी, हमें सारी मुसीबतों से बाहर निकाल लेगी, बस उतना ही है। बट वी सेड दैट नो, यू विल हैव टू वर्क। बैंक बिना लोनिंग के नहीं चल सकता। बैंक का बिजनेस इज लोनिंग, और उससे जो इंटरेस्ट इनकम आती है वही हमारी कमाई है। तो आपको एज अ कमर्शियल अंडरटेकिंग काम करना पड़ेगा। आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप एक कमर्शियल अंडरटेकिंग है। और टीम ने काम किया, और हमारी लोनिंग एक्टिविटी में कितना इंक्रीज है। हमने लास्ट ईयर टोटल लोनिंग 120 करोड़ की थी 3 बैंक्स ने मिलके। इस बार हमने पहले 7 महीने में 140 करोड़ की लोनिंग कर दी, और हमारे प्रोजेक्टेड फिगर्स जो हैं वो 200 करोड़ प्लस पे हैं। सो हम लास्ट ईयर से करीब 80-90% लोनिंग ज़्यादा करेंगे। सो जब हमारी लोनिंग बढ़ गई, जब हमारा एनपीए कम हो गया, जब हमारी ब्रांचेस प्रॉफिट में आने लगी, तब बैंक्स जो है ओवरऑल प्रॉफिट में आए। और 3 डेकेड्स के बाद आउट ऑफ दीज 3 बैंक्स, हमारे 2 बैंक्स ने, अनंतनाग एंड जम्मू, दे हैव बुक्ड प्रॉफिट्स लास्ट ईयर। सो एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छा इनिशिएशन बैंक्स में ऑलरेडी हो गया है। सीबीएस पे जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नहीं था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उसको हमने एंगेज किया है। वो उसको सीबीएस पे भी ला रहे हैं। आप देखिएगा सीबीएस पे जाने के बाद ये बैंक इतना प्रॉस्पर करेगा दैट इट विल चैलेंज योर वेरी बिग एंड एस्टैब्लिश्ड बैंक्स इन, क्योंकि रूरल लेंडिंग में तो कोऑपरेटिव बैंक्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता अगर हम उनको अच्छे से नर्चर करें। इसके अलावा जैसे ही हमें आरबीआई का लाइसेंस मिल जाएगा, आरबीआई का लाइसेंस मिलने के बाद 2 काम होंगे। एक, हमारे ऊपर जितने भी आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस अभी इम्पोज्ड हैं क्योंकि हम लाइसेंस नहीं है, वो हट जाएंगे। जैसे कि हम अभी नई ब्रांचेस नहीं खोल सकते, हम एचआर पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम नए डिपॉजिट्स नहीं ले सकते फ्रेश, नए अकाउंट होल्डर्स को शामिल नहीं कर सकते। तो हमें विद इन दी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, विद इन दी एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स ही लोनिंग भी करनी है, उन्हीं से डिपॉजिट भी लेना है, और उसी को हमें रिसाइकल करना है। तो हमारी लिक्विडिटी की भी लिमिट हो जाती है। सो जब आरबीआई का लाइसेंस हमें मिल जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, तो हमारा बैंक बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करेगा। उसके अलावा क्या होगा, आरबीआई लाइसेंस मिलने के बाद वी विल बिकम एलिजिबल फॉर 4% रीफाइनेंसिंग फ्रॉम नाबार्ड। नाबार्ड से हम फाइनेंस उठाएंगे 4% इंटरेस्ट रेट पे, और आगे उसमें अगर हम 2-3% का इजाफा भी करके आगे उस लोन को दे मार्केट में, तो वी विल बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन रूरल एंड एग्रीकल्चरल लेंडिंग। जब ये होगा तो कोई किसी और बैंक में क्यों जाएगा लोन लेने। जब 10% वाला लोन 8% पे मिल रहा होगा या 7% पे मिल रहा होगा, तो कोई वहाँ क्यों जाएगा, कोई फार्मर क्यों जाएगा। सो हम कैप्चर करना चाहते हैं हमारा सारा रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट का मार्केट। इसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हम इसी साल अप्लाई कर दें, क्योंकि अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एनपीए में भी आरबीआई के पैरामीटर्स में आ चुका है और ऑलरेडी सीबीएस पे है। सिर्फ हमें सीआरएआर पे थोड़ा और काम करना है, जिसमें सरकार मदद करने के लिए तैयार है। माननीय एलजी साहब ने हमें ये वादा किया है कि अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने इतना अच्छा किया है, इट विल अकॉर्डिंगली बी रिवॉर्डेड, एंड इस बैंक को सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि आरबीआई लाइसेंस मिले। ये बैंक्स की बात हुई। इसके अलावा 1700 नई कोऑपरेटिव्स, जो आपको सब बता रहे थे कि नए नए फील्ड्स में अब कोऑपरेटिव्स हम रजिस्टर कर रहे हैं। 1700 इज़ नो स्मॉल नंबर। 1700 नए कोऑपरेटिव्स 2 साल में हमने जम्मू कश्मीर में रजिस्टर किए हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है, एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो भी जो व्यक्ति जिसकी कोऑपरेटिव रजिस्टर हुई है, वो अपने घर में बैठ करके उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकता है। वो लेने भी उसको सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हमने ये किया है। इसके अलावा पैक्स आपने सुना होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती हैं? कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर इज़ अ 3-tier स्ट्रक्चर विद इन अ यूटी और अ स्टेट।
प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी सोसाइटीज़ होती हैं, उनको कोलेट करके मिडिल लेवल सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं जिनको सेकेंडरी बोलते हैं, और सेकेंडरी लेवल सोसाइटीज़ को फेडरेट करके एपेक्स लेवल सोसाइटीज़ बनाते हैं या फेडरेशंस बनाते हैं जो टॉप लेवल पे होती हैं। पैक्स जो है वो हमारी फंडामेंटल इकाई है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ पहले एक बहुत ही फ्लरिशिंग बिजनेस होता था। हमारे पैक्स जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर्स होते हैं। वो वहाँ से सस्ते रेट पे लोनिंग के लिए पैसा लेते थे और आगे फार्मर को एट हिज डोर स्टेप उन ईजी लेंडिंग रेट्स पे फर्दर 1-2% लगा के लोन दे देते थे। इससे फ़ायदा क्या होता था, फार्मर को बैंक्स में जाकर के जो बैंक का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बिकॉज उनको बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, वो उस पूरे लंबे लेंथी प्रोसेस से बच जाते थे। और क्योंकि फार्मर्स को इंस्टेंट लोन चाहिए होता है, सोइंग के टाइम पे उनको सीड की ज़रूरत पड़ेगी या जब सीज़न ऑन है तो उनको पेस्टिसाइड या उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस लोन से उनको मदद मिलती थी। पैक्स का धीरे धीरे रोल, जैसे DCCBs डाउन हुए वैसे पैक्स भी डाउन हुए, तो हमने रियलाइज़ किया कि कंट्री वाइड कई जगहों पे पैक्स जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाए। पैक्स एक इतनी फंडामेंटल इकाई है कि उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसमें भारत सरकार ने कम से कम 4-5 नई स्कीमें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं इस साल, जिस पे मैं 2 मिनट आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट। सबसे पहली बात तो मॉडल बायलॉज। हर जो हमारी सोसाइटी है, चाहे पैक्स है चाहे कोई और है, उनके मॉडल बायलॉज होते हैं। बायलॉज होते हैं जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, इस सब का विवरण होता है। तो बायलॉज हर सोसाइटी के अपने पहले अलग अलग होते थे, हर पैक के अलग अलग होते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने क्या किया कि हर एक स्टेट और यूटी से इनपुट्स लिए और एक मॉडल बायलॉज ड्राफ्ट किए, जिसमें हमारी पैक्स को मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ बनाने के लिए वो मॉडल बायलॉज को उन्होंने फ्रेम किया। इससे क्या हुआ है, पैक्स का जो सिर्फ क्रेडिट बिजनेस पे डिपेंडेंट थे, अब वो सिर्फ क्रेडिट बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज़ करने की परमिशन इन मॉडल बायलॉज में है। ये मॉडल बायलॉज जब बन गए तो जम्मू कश्मीर और बाकी सारे देश में इनको अडॉप्ट करना था। हमारी यहाँ पे अभी 537 फंक्शनल पैक्स हैं एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि हमारी 537 पैक्स ने 100% अडॉप्शन इन मॉडल बायलॉज का कर दिया है। तो अब हमारी पैक्स बहुत सारे बिजनेसेस कर सकती हैं। सेकेंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है वो है पैक्स का कंप्यूटरीकरण। सो जैसा कि आपको बताया कि हमारा एक बैंक CBS पे नहीं था, और तो जब इतना बड़ा बैंक बिना कंप्यूटराइजेशन के नहीं चल सकता है, तो पैक्स हर एक पैक्स जो है वो कंप्यूटरीकरण में जो है वो पूरी डिजिटाइज हो जाएगी। उसका सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और हर एक पैक अपने DCCB से बैंकिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए लिंक करी जाएगी। इससे क्या होगा, उनकी फंक्शनिंग और जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है उसकी लगातार ऑनलाइन लाइव मॉनिटरिंग जो है वो होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और पहले इन पैक्स में जो लॉसेस हो रहे थे, कुछ बही खाते जो एज ओल्ड प्रैक्टिस में फिजिकली मेंटेन किए जाते थे, उस सब से इनको निजात मिल जाएगी। पता लगा रिकॉर्ड ही गायब हो गया जी। आज हम ढूंढ रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने 10 लाख का लोन बैंक से उठाया था पैक्स के ज़रिए वो कहाँ हैं, तो जी रजिस्टर ही खो गया, वो तो मिल ही नहीं रहे। उस तरीके की प्रॉब्लम्स को मोर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, मोर एफिशिएंसी इन देयर फंक्शनिंग लाने के लिए all 537 packs will be computerized by the end of March 24. Process start हो चुका है, हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट इज अंडरवे, इनफैक्ट हार्डवेयर सप्लाई इज अंडरवे नाउ, एंड नाबार्ड के टैंडम में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो इसको इंटीग्रेट करेगा बैंक्स के साथ। तीसरा, हमें CC2 कैटेगरी में हमारे पैक्स हैव बीन मेड एलिजिबल फॉर पेट्रोल पंप लाइसेंसेस। तो हमारी कई पैक्स ने उन पेट्रोल पंप लाइसेंसेस के लिए लोकेशंस आइडेंटिफाई करके अप्लाई किया है। सो हमारी पहले भी कुछ सोसाइटीज़ पेट्रोल पंप्स रन कर रही थी, अब उनका नंबर बढ़ जाएगा और पैक्स स्पेशली उसके लिए एलिजिबल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी आगे आने के समय में और पैक्स अप्लाई करें सो दैट प्रॉफिटेबल बिजनेस हमें मिले। LPG जो है डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिपोज हैं वो भी पैक्स अब खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आपको पता होगा, एक बहुत ही नोबल और अच्छा इंटरवेंशन है जिसमें जेनेरिक मेडिसिन जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है। नाउ आवर पैक्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जन औषधि केंद्र। इससे आप देखें क्या होगा, पैक्स को एक एडेड बिजनेस मिलेगा, लोगों को जेनेरिक मेडिसिन मिलेगी, जो बाहर जो मेडिसिन मिलती है बहुत ही हाई मार्जिन पे उससे बहुत सस्ती मिलेगी।
हम कोशिश कर रहे हैं कि CHCs और PHCs जो हमारी रूरल एरियाज़ में हैं वहीं पे उसी के अंदर ये जन औषधि केंद्र खोला जाए, ताकि लोगों को हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर के बाहर ही ना जाना पड़े और वहीं पे उनको ये मेडिसिन मिले। सो PM जन औषधि केंद्र में हमारी 100 जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने अप्लाई किया है और 30 इनफैक्ट के केस में हमें ड्रग लाइसेंस भी मिल गया है। बहुत जल्दी 31 दिसंबर तक हम पूरी की पूरी जो 100 हैं जन औषधि केंद्र पैक्स में वो हम फंक्शनल करेंगे। इसके अलावा आपने कॉमन सर्विसेज सेंटर सुना होगा, CSCs, जो करीब 300 प्लस सर्विसेज जो है वो डोर स्टेप पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज लोगों को देते हैं। रूरल एरियाज़ में बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं, खिदमत सेंटर के नाम से हैं, कहीं कुछ और है, उनके लिए भी अब आर पैक्स आर एलिजिबल एंड वी हैव बीन डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे सारे ही 537 फंक्शनल पैक्स को हमें CSCs में कन्वर्ट करना है। सो हमारी ऑनबोर्डिंग पूरी 537 पैक्स की पोर्टल पे हो चुकी है और इनका एक्टिवेशन जारी है। 30 नवंबर के पहले पहले हमारी सारी 537 फंक्शनल पैक्स जो हैं वो CSCs ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक इंटरवेंशन है जिसमें आपने सुना होगा किसान समृद्धि केंद्रास, PMKSK। किसान समृद्धि केंद्रास जो हैं वो फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड्स जो है वो फार्मर्स को रूरल एरियाज़ में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा कोई भी हार्वेस्टिंग या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है उसको लेंड करते हैं, उनके पास ये इक्विपमेंट भी होता है, प्लस फार्मर ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग एंड अ फ्यू अदर सर्विसेज। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है उसके तहत हमें सभी 537 फंक्शनल पैक्स को फेज्ड मैनर में फुली फंक्शनल किसान समृद्धि केंद्रास में भी कन्वर्ट करना है। सो हमारी पुरानी जो सोसाइटीज़ थी जो कभी फर्टिलाइज़र बिजनेस करती थी वो उनसे छिन गया, कोई पेस्टिसाइड और नैनो यूरिया अब इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई यूरिया में बिजनेस करती थी वो छिन गया। धीरे धीरे वो सारी जो चीज़ें हैं वो कोऑपरेटिव के फोल्ड में भारत सरकार जो है वो ला रहा है और पैक्स के ज़रिए ये सारे ही बिजनेसेस पैक्स को दे रहा है ताकि पैक्स जो हैं वो इकोनॉमिकली वाइब्रेंट और इकोनॉमिक एंटिटीज़ बने। आप देखें जब हमारी पैक्स वाइब्रेंट हो जाएंगी तो हमारे पैक्स के जो सारे मेंबर्स हैं उनका मुनाफा बढ़ जाएगा, तो हमारे पैक्स जो हमारी बेसिक इकाई हैं जब वो स्ट्रेंथन होगा तो वहीं से हमारा सेकेंडरी और एपेक्स लेवल फेडरेशंस भी स्ट्रेंथन होंगे। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है और भी बड़ी सारी भारत सरकार की यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो सबका साथ सबका विकास सहकारिता के माध्यम से। मनोज जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, डिफरेंट सोसाइटीज़ का हमने जिक्र किया, सहकारिता की अगर बात की तो किस प्रकार एक जन चेतना लाने का, क्योंकि स्कोप काफ़ी है और पोटेंशियल भी इस क्षेत्र में काफ़ी है, किस प्रकार डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सोसाइटीज़ उस दिशा में प्रयास हो रहा है? जैसे सर ने भी पहले बात की कि हम सिर्फ पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव्स का जो मेन सेक्टर होता था दैट वाज वेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होता था, सिर्फ डेयरी में या एग्रीकल्चर में या कुछ एग्री एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में ही हम काम करते थे। अब जैसे सर ने बात की कि हम जहाँ से हम आते हैं सांबा, उसको शीटों का शहर कहा जाता था, तो मैं मैम को भी और सर को भी अप्राइज़ करना चाहता हूँ कि अब उस सांबा में उसके बारे में काम हो रहा है। इन कन्वर्जेंस विद हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट हम काफ़ी नई कोऑपरेटिव्स बना पाए हैं जो सांबा कैलिको पेंटिंग के लिए जाना जाता है, कैलिको प्रिंट्स के लिए जाना जाता है। तो इन कन्वर्जेंस विद हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट काफ़ी नई कोऑपरेटिव्स जो हैंडीक्राफ्ट और जो कैलिको प्रिंटिंग या चद्दरें बनाती हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। जब हमारा भी 70th कोऑपरेटिव वीक्स सेलिब्रेट हुआ तो उसमें जो सांबा का डिपार्टमेंटल स्टॉल था उसमें हमने लाइव कैलिको खुद कर रही थी लेडीज़ और उनका एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था। और काफ़ी सेक्टर्स हैं जैसे टूरिज़्म है, बॉर्डर टूरिज़्म है, अभी सेलिब्रेशन में सरहद टूरिज़्म कोऑपरेटिव जो था उसका एक काफ़ी हुआ। मैं ये भी अप्राइज़ कराना चाहूँगा कि सेम ना ही सिर्फ बारामूला में बट सांबा में भी जय बाबा चामलियाल टूरिज़्म कोऑपरेटिव के नाम से एक टूरिज़्म कोऑपरेटिव हमने रजिस्टर की है। वो होम स्टेज़ में काम कर रही है। वहाँ मेला जो होता है उसमें जब श्रद्धालु आते हैं और कईयों को कुछ दिन रहने भी पड़ता है वहाँ, तो उनके लिए होम स्टेज़ भी हमने डेवलप कराए हैं। वो काफ़ी अच्छी सोसाइटी चल रही है। तो यही कुछ क्षेत्र हैं जहाँ डाइवर्सिफिकेशन हो पाई है और भी क्षेत्रों में हमारा प्रयास है कि हम करेंगे आगे। विक्रांत जी, पोटेंशियल स्कोप की बात निकल के आई है और किन किन क्षेत्रों में टूरिज्म के यहाँ पर जिक्र किया और हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और ऐसे कई क्षेत्र हैं जो नए डोमेन नज़र आ रहे हैं जहाँ पर कितना आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है?
विवेक जी, मैं ये कहूँगा कि आप अपनी किसी भी इमेजिनेशन में किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को अगर आप सोचते हैं, जी, फ़र्क ये है कि हमें कैपिटल मॉडल को छोड़ के कोऑपरेटिव मॉडल लेना है, एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन नॉट बी डन अंडर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। जहाँ पे लैक ऑफ कैपिटल है, 10-20 लोग इकट्ठे यूनाइट होके कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे वो अपने मोटिव को इकट्ठा लाते हैं वो कर सकते हैं, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। कुछ हमारे विलेजेस की तरफ से अभी ये भी मांग आ रही है कि कंस्ट्रक्शन में कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए, कि जहाँ पे माइक्रो लेवल के ऊपर लोग मिलके जिसका आउटकम, जिसका मॉडल ये हो कि नोबडी ओन्स इट, एवरीबडी रन्स इट, उस भावना के साथ जो जुड़ता है वो इस पे आ सकता है। और इसमें आप समझें कि फील्ड और सेक्टर की कोई नो होल्ड बाज, इसमें कोई रुकावट नहीं है। आप लद्दाख में देखें, सारा ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव का है, टैक्सी से लेके उनकी बसेस कोऑपरेटिव सेक्टर में चलती हैं। तो आप देखें कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि इस मॉडल को देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको, जैसे मैम ने कहा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, रूल मिलता है। और जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके पास अभी कोई मॉडल बाय लॉज नहीं है। एसोसिएशंस हैं या जो बड़ी बड़ी बन जाती हैं, जी आज फलानी एसोसिएशन बनी बंद हो गई, उनके पास नीचे कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है। लेकिन आज तक जो हमारी इंडियन इकॉनमी है, कोऑपरेटिव इज़ द बेस्ट गवर्नेंस मॉडल। इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका गवर्निंग सबसे बेस्ट रहता है। तो फील्ड के स्कोप को आप समझें कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैम ने आपको पूरा एक वाइड सर्कल दिया, 360 डिग्री विजन दिया, इसी के बीच में जो हमारी इनिशिएटिव आई थिंक एक दो मैम हाईलाइट नहीं कर सके, वो था कि नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी पिच सेट हुई है, एलजी साहब ने एक उन्नति बहन प्रोग्राम लॉन्च किया और उसको मॉडल करने में यशा मैम का खास रोल था। और तकरीबन हर मीटिंग के अंदर ये बैठते थे। और उस उन्नति बहन मॉडल में हमारा है कि 5 स्टेटों के अंदर हमने 1 लाख वीमेन उन्नति बहन तैयार करनी है। जो जितने भी अब ये प्रोडक्ट्स जो तैयार हो रहे हैं, इसकी एक सप्लाई चेन बनेगी और आपके डोर स्टेप पे जो हमारा फ्रंट ऑफिस होगा वो उन्नति बहन होगी, जिसको एक ऐप द्वारा, QR कोड के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे आप जोमेटो या अमेज़न देखते हैं तो आपको वैसा एक मॉडल मिलेगा। वैसा एक सहकार बाज़ार भी ऑलरेडी हम थोड़ा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके। और जो हमारी पार्टिसिपेशन इन नेशनल फेडरेशंस, टोटल 19 फेडरेशनें थी और 3 नई बनी है। तो अगर हम देखें कि 22 फेडरेशनें नेशनल लेवल पे हैं। अब दिक्कत क्या थी कि जब कोऑपरेटिव की कोई पॉलिसी दिल्ली में बनती है, अब यहाँ पे उसका कोई टेकर नहीं है, उसका कोई J&K चैप्टर नहीं है, तो वो पॉलिसी तो बाकी स्टेटों को चली गई, हमारे तक आई नहीं। कोई सब्सिडीज़ की बात है या कोई एडवोकेसी की बात है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि मैम के लीडरशिप में कि जितनी भी फेडरेशंस हैं नेशनल लेवल पे, उसके J&K चैप्टर्स होंगे, चाहे वो डेयरी है, हाउसिंग है। अगर एक जैकफेड बंद होती है तो दूसरी जैकफेड को बनने से कोई मना नहीं कर रहा। अगर राइट स्टेक होल्डर्स आते हैं तो वो उसको बना के आगे लेके जा सकते हैं। एक मैं थोड़ी सी जो अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने आगे एक विजन सेट करना, और जब भी हम आपके पास आते हैं कोई विजन लेके देके ज़रूर जाते हैं। तो अब जितना भी एडवांसमेंट और जितनी भी प्रोग्रेस कोऑपरेटिव्स में हुई है, सो मेरी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, हालांकि उन्होंने एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या टूरिज़्म के सेक्टर में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उनको अब थोड़ा सा कोऑपरेटिव के साथ आई थिंक कोऑर्डिनेशन में, सहयोग में आके और इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। क्योंकि अगर टूरिज़्म कोऑपरेटिव बनती है डिपार्टमेंट में, काम उसने डिपार्टमेंट के साथ करना है। अगर डेयरी की बनती है, काम उसने एनिमल हस्बेंड्री के साथ करना है। तो लाइन डिपार्टमेंट्स की अवेयरनेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे, जब तक हमारे DCCBs या बाकी बैंक उस पावर में नहीं आते, तब तक आई थिंक बैंक्स का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब तकरीबन 300-400 FPOs हैं जो कोऑपरेटिव्स में बन रही हैं। उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, उनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सब्सिडीज़ की ज़रूरत है। जो मैच्योर बैंकिंग सिस्टम है, जब तक वो उनको हैंड होल्ड नहीं करेगा, उनके प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की ज़रूरत है। आप देखें कि जुलाई के महीने में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव उन्नति बनी, तो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हम कहते थे, तो वी वर ट्राइंग। मैडम उस ग्रुप का बिल्कुल कोर मेंबर थे कि हम चाह रहे थे कि कोई एक मिल्क अपना फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सांबा में लगे, लेकिन थोड़े से वो बैंकिंग की प्रॉब्लम से हम नहीं लगा पाए। लेकिन हमने वागूरा बारामुल्ला में पल्पिंग एप्पल यूनिट लगाया, जहाँ पे 400 मैट्रिक टन का एप्पल भी प्रोक्योर हुआ और 120 मैट्रिक टन का पल्प भी प्रोक्योर हुआ।
तो वहाँ से आप समझें कि एक वो स्टोरी जनरेट है, प्राइमरी प्रोसेसिंग एट द डोर स्टेप्स, तो ये भी कोऑपरेटिव के थ्रू आएगी। और इसमें आप समझें कि जब तक ये लाइन डिपार्टमेंट जब साथ नहीं आएंगे तो इसको सेकंड लेवल पे नहीं लिया जाता। और लास्ट में मैं एक बात कहूँगा कि भाषण किया जाता है, सहकार जिया जाता है। सो इट्स अ लाइफस्टाइल। ये आई थिंक मैडम ने जो जितनी भी हम प्रोग्रेस देखते हैं कि ये डेवलपमेंट होगी, तो उसके पीछे टायरलेस एफर्ट है, एंडलेस मीटिंग्स हैं, अपने घर का सुख चैन छोड़ के जो मैडम अपने ऑफिस में बैठे, और उसी को फॉलो इनके डिपार्टमेंट ने भी किया, यथा राजा तथा प्रजा। तो फार्मूला वही था, ये ओवरनाइट नहीं था। तो उस कमिटमेंट को आई थिंक हिस्ट्री वॉच करेगी, और आने वाले टाइम में हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाए मूवमेंट। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक कदम बढ़ चुके हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ से आगे मंजिल क्या है? देखिए, पहले तो इमीडिएटली मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हाउसिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था, यहाँ हाउसिंग कोऑपरेटिव अच्छे चल रहे थे। समहाउ जब ये 2019 वाला लॉज चेंज हुए, उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन थी वो मिस आउट हो गई है। ये हमने पहले भी पॉइंट आउट किया था, अब दोबारा कर रहे हैं इसको, राइट उस पे फोरम पे हम टेकअप करेंगे। दूसरा जो, क्योंकि यहाँ हाउसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हाउसिंग J&K में इस समय बड़ा उथल पुथल है, एक तो कन्फ्यूजन बड़े हैं, दूसरा जो प्राइवेट ब्रोकर्स आ जाते हैं वो बड़ा कॉस्टली कर देते हैं। अगर कोऑपरेटिव, जैसे दिल्ली में 80% हाउसिंग इज कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़ा कंफर्ट रहता है। यहाँ पे कोऑपरेटिव में हाउसिंग हो नहीं रही है, और अब 2019 के बाद ये वाली प्रॉब्लम है। दूसरा जो इसके साथ अलाइड है वो है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, और हमने कुछ बड़े इंडस्ट्री हाउसेज के साथ अहमदाबाद में मीटिंग की थी अपने फोरम के थ्रू। उन्होंने मैं कहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करके पा रही है, हम ब्रोकर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, प्राइवेट डेवलपर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो चीट करेगा, कल को प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बात आती है, तो ये सारी चीज़ों को साइड पे रख दो, ये सबसे बड़ा सेक्टर बन जाएगा। क्योंकि अगर 28,000 करोड़ इन्होंने कंज्यूम करना है, उसके लिए पहले लैंड होल्डिंग, लैंड की डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एस्टेट की, वहाँ लाइट लगाना, वहाँ वो रोड्स पहुँचाना, वो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट। बिकॉज मैं और बड़े पॉइंट्स मेरे पास हैं, क्योंकि टाइम मुझे पता है कम है, क्योंकि लास्ट ये है। तो इसमें इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का मैं मैडम की तवज्जो इस तरफ ज़रूर लाऊंगा। हम सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब से भी बात करेंगे, कमिश्नर साहब से, कि इंडस्ट्री को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ दीजिए, और इंडस्ट्रियलिस्ट रेडी हैं, क्योंकि उसमें फेयरनेस होती है, म्यूचुअलिटी में फेयरनेस होती है। लास्ट होगा था अभी, जैसे हम जम्मू क्लब का मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर था, हमने एक बार रेट्स कम किए, हमने कहा ये प्रॉफिट क्यों ले रहे हो, हमारा प्रॉफिट का पर्पज़ नहीं। कोऑपरेटिव में वो बात है कि अगर 10 रुपये कमाए हैं तो वो ज़्यादा हैं तो उसको कम करो। कभी प्राइवेट वाला ये नहीं करेगा। प्राइवेट वाला क्या करेगा, अभी इन्होंने फ्रूट की बात की, पंजाब में वो लगे थे पोटैटो चिप्स के, वो पोटैटो 2 रुपये किलो पे लेना शुरू कर दिया उन्होंने। लोगों ने बोला हम जला देंगे, इनको नहीं देंगे, क्योंकि उनका एक ही मोटिव है प्रॉफिट कमाना। कॉर्पोरेट में अच्छी चीज़ें भी हैं, उसकी अच्छी चीज़ें कोऑपरेटिव को सीखनी चाहिए, और उस प्रोग्राम में मैंने देखा इन्होंने सीखी हैं। इन्होंने ऑर्केस्ट्रा की तरह वो प्रोग्राम चलाया LG साहब वाला, एक सेकंड का भी बीच में कोई गैप नहीं आ रहा था, और कोई किसी का मुंह नहीं देख रहा था कि आगे क्या होना है। तो वो चीज़ अगर यहाँ इनकलकेट हो जाती है प्रॉपरली, तो इंडस्ट्री का, हाउसिंग का इतना बड़ा सेक्टर है। मिल्क में तो ऑलरेडी कर रहे हैं, मिल्क में कंट्री लेवल पे भी, फूड में 30% ऑलरेडी है, शुगर में 30% है, मिल्क में 19% है, यहाँ पे भी स्टार्ट इन्होंने किया है। तो आई एम श्योर, एक तो प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे लोगों को, सस्ते रेट में मिलेंगे, दूसरा कोई नौकर और कोई मालिक नहीं होगा, सब मालिक होंगे और सब वर्कर होंगे, और इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से चलने का सबसे अच्छा ये कोऑपरेटिव मॉडल है। तो माय बेस्ट विशेस टू द डिपार्टमेंट फॉर आने वाला समय, आने वाले कल की अगर बात करें, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, क्या ये सपना साकार हो पाएगा? ये अब एरा ही कोऑपरेटिव्स का होने वाला है। जो विकसित भारत और जो एक विजन 2047 है प्रधानमंत्री जी का, मुझे तो ये लगता है कि नॉट जस्ट अ ईयर बट दिस एरा इज़ गोइंग टू बिलोंग टू कोऑपरेटिव। और बोलने के लिए बहुत कुछ था, बट क्योंकि काम इतना हो चुका है, परंतु समय का अभाव है। जो वेदांत ने जो एक दो बातें की, उन पर एक बोलना चाहूँगी कि ये अच्छी बात है कि हमने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का उन्नति बहन प्रोग्राम का नेशनल लॉन्च
अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी यूटी में एलजी साहब के द्वारा करवाया, वो बहुत अच्छी बात है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से जुड़ना इज़ द आंसर। ऑल्सो जो इन्होंने कहा नेशनल लेवल फेडरेशन पे, ये पॉइंट एक्चुअली मैंने ही इनके साथ रेस किया था कि आप लोग एक तरफ ये बोलते हो कि हम जेएनके में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जेएनके के बाहर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इस वीक में आपने कितनी नेशनल लेवल फेडरेशंस की मेंबरशिप आज तक हम ले पाए हैं? तो इस वीक में भी हमने एलजी साहब का सपोर्ट जो है इस बार मांगा है, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, एंड आई एम श्योर फ्यू ऑफ दीज फेडरेशंस वुड सी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पहुँचेगा। तो ईयर ऑफ कोऑपरेटिव हमारे लिए तभी बनेगा जब हम इन नेशनल लेवल बॉडीज़ में एज जेएनके यूटी रिकग्नाइज किए जाएंगे, और हमें भी अ पाई ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड प्रॉफिट दैट गेट्स जनरेटेड बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क वो मिले। I don't know why Vikrant has totally missed out on the milk brand that we have launched. He's a little scared कि पता नहीं उस milk brand का क्या होगा, but don't be, because जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो तो उसकी जो शुरुआत होती है वो छोटी होती है, और स्ट्रगल उसमें बहुत होती है, लेकिन हमें इतनी बड़ी शुरुआत मिली। इनफैक्ट उस दिन एलजी साहब ने हमारा ब्रांड सिर्फ लॉन्च नहीं किया, बल्कि ही टेस्टेड जो मिल्क था वो उन्होंने सारे पूरी 1400 जनता के प्रेजेंस में ही टेस्टेड द मिल्क एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड इट फॉर गुड टेस्ट मिस्टिक मिल्क के नाम से। और सबसे पहले जब ये आए थे तो इनकी सबसे बड़ी शिकायत ही यही थी कि मैं मिल्क फेडरेशन रजिस्टर करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है। तो वहाँ से हम शुरू हुए थे। ही शुड हैव स्पोकन अबाउट इट, आई एम सरप्राइज्ड व्हाई ही डिड नॉट। सो हमने एक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एपेक्स लेवल पे इस ईयर रजिस्टर भी कर दी है, और उसके रजिस्ट्रेशन के विद इन 6 months मिस्टिक मिल्क के नाम से ब्रांड हमने लॉन्च भी किया है। और आई होप कि ये हमारा जो कहते हैं कि अम्ब्रेला ब्रांड बन जाए, और जितना भी हमारा डेयरी प्रोसेसिंग का काम जेएनके में होगा, धीरे 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 सारी जो इकाइयाँ हैं, सारे जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, सारे जो छोटी छोटी ब्रांड में डील कर रहे हैं, वो एक जेएनके के मिस्टिक मिल्क ब्रांड को प्रमोट करें, इसको आगे ले जाएं और इसको नेशनल स्टेज भी प्रोवाइड करें, ताकि हम भी सरस इन राजस्थान या नंदिनी इन कर्नाटका या अमूल इन गुजरात की तरह अपना एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में बना के, एंड व्हाई कांट वी बिकम अ बिग नेम, वी कैन आल्सो बिकम अ बिग नेम। सो उस इच्छा शक्ति के साथ इसको परसू करना चाहिए, एंड आगे देखते हैं क्या होता है, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। बट मैं यही कहूँगी, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव ये ऑलरेडी है, और आगे जाके जिस स्पेस पे हम डेवलप करेंगे और कंट्री में जिस स्पेस पे ये सेक्टर ग्रो करेगा, ये मूवमेंट ग्रो करेगा, इट इज़ गोइंग टू बी एन एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स, अ गोल्डन एज ऑफ कोऑपरेटिव। जैसा आपने कहा कि प्रभु की इच्छा आगे क्या होगी वो देखी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा के साथ साथ एक परिवर्तन, एक विजन जो आपने डिपार्टमेंट भी है आज, उसी का परिणाम कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लगभग 24 महीनों के बाद नज़र आ रहे हैं, और एक चंद कदम आज रफ्तार पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मान के चलिए कि जिस तरह मैम ने कहा कि आने वाले समय इट्स एरा ऑफ कोऑपरेटिव, और बदलाव निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहा है। और ये मान के चलिए कि अगले कुछ महीनों में कुछ और भी बड़े परिवर्तन जम्मू कश्मीर में खासकर कोऑपरेटिव की तरफ से ज़रूर नज़र आएंगे, और न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ये परिणाम सामने आएंगे। मैं मीशा मुदगल जी, भुवनेश जी, विक्रांत जी और प्रदीप जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।